सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी आज एक प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर कर रहा है। आपके बताते चलें कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में साधारण परिवार में पैदा हुए थे और काफ़ी वो मशक्क़त करके आगे बढ़े हैं, पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके बाद इसरो में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। इसरो में उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद में वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उसके बाद इन्होंने स्पेस में भी काफ़ी काम किया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनको अपने यहाँ बुलाया और कहा कि मिसाइल के ऊपर कुछ वर्क करें। तो इन्होंने मिसाइल के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया और 2 बार परीक्षण भी किया। तो 2 बार जो परीक्षण किया वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन तीसरा परीक्षण उनका सफल रहा और पहले मिसाइल इन्हीं के नाम पे जाता है। आज ऐसे शख्सियत के ऊपर हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, मंजर आरफी साहब, मौलाना साहब मौजूद हैं और पत्रकार बंधु और डॉक्टर साहब और तीरथदार मिश्रा जी मौजूद हैं। लफ्ज़ों से करूं, मेरी ज़ात में हवाले में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि जिसको बताया जाए बतौर तारुफ़। और मेरी नज़र में तारुफ़ है भी वो कि जब आप यहाँ डेस्क से उतरें तो लोग आपके बारे में ज़रूर सवाल करें कि कौन था ये शख्स जो कुछ कह गया और हमें सोचने पे मजबूर कर गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सज्जाद टाइम की तरफ से कि जिन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप में इतना सब्र है कि आप मुझे 2 मिनट सुन सकें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि मैं आज उन लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं जो अहले मिंबर भी हैं, जिनकी रसाई है आम आवाम तक, और एकेडमिशन्स भी यहाँ मौजूद हैं। नवाब साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है, वो ख़ुद एक एकेडमिशन है। और मैं क्या बताऊं कि मुझे कलाम साहब का जो ये सेमिनार हो रहा है उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। यूँ है कि जैसे सूरज को चराग दिखाया जाए। बहरहाल उनकी तालीम, उनकी तरबियत और उनकी कामयाबियाँ सब हमारे नज़रों के सामने हैं। जो लब्बो-लुआब निकलता है वो ये कि वो एक बहुत छोटी सी मामूली जगह से बिलोंग करते थे, बावजूद उसके उन्हीं ने एजुकेशन, रिसर्च, R&D में उस मकाम को हासिल किया कि जिसकी वजह से वो आज दुनिया में नुमाया शख्सियत बने। तो इससे निकलता ये है कि ये एक बहुत लंबी जर्नी है, एक सफ़र है जो तालीम के रास्ते से हो के गुज़रता है। यानी तालीम एक अहम मुद्दा है। अगर वो तालीम याफ्ता ना होते तो मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े स्कॉलर या साइंटिस्ट बन सकते थे। तो बात सब शुरू हुई तालीम से, और तालीम की जब बात आई है तो मैं आपकी तरफ एक रुझान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक पेरेंट्स हूं और यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं और एकेडमिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तालीम के सिलसिले में आज एक चीज़ आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो ये कि हाल ही में 2024 में एक स्टैटिक्स आई जिसमें IIT बॉम्बे से 4000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। तालीम का इतना मायानाज़ और मशहूर इदारा कि जहाँ से 4000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुई, और जिनकी हुई भी तो महज 25,000 रुपये माहवार। यानी हम अपने बच्चों को, जिन बच्चों को ये तालीम दे के तैयार करते हैं कि बेटा आपने IIT और JEE में जाना है, और वहाँ का जब मामला ये है, इस हद तक के है कि 4000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हुआ वो 25,000 रुपये पे, मात्र 25,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें क्या, क्योंकि जिन तकियों पे सर रखा वही हवा देने लगे। बात तो वही हुई कि 25-30 साल की मेहनत करने के बाद भी एक बच्चा जब IIT में जाता है तो गालिबन उसकी उम्र बिना किसी फेलियर के जब पहुंचता है तो गालिबन 25 के आसपास हो जाती है, 3 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद। तो ऐसी उम्र में जब उसने पूरी अपनी जाहो वशम के साथ पूरी उम्र पढ़ाई करी, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो करे क्या। तो ये सवाल उभरा हमारे सामने, पेरेंट्स के सामने, कि हम अपने बच्चों को कौन सी पढ़ाई कराएं। तो इस मौजू पे मैं सिर्फ़ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कोई भी कराई जाए, उनकी हौसलों की उड़ान को ना काटा जाए।
वो ये है कि हम शुरुआत से अपने बच्चों को, जब कोई आईआईटी जेईई की बात होती है तो कहते हैं कि यार ये तो अगर फेल हो गए तो आईआईटी में कैसे जाओगे और जेईई में कैसे जाओगे और करोगे क्या। अगरचे हमने अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दें हर फेलियर पे कि कोई बात नहीं, आप फेल ज़रूर हुए मगर आपने इस फेलियर से सीखा क्या, तो उनकी हौसले की उड़ान कटेगी नहीं। वो इस तरह से कि आप यूँ समझें कि मैंने एक किताब पढ़ी, माय नेम इज़ मलाला। मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी एक किताब का हवाला देते हुए इब्राहिम लिंकन से ये कोट किया कि जब वो अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में कॉलेज में गया तो उसने वहाँ के प्रिंसिपल से कहा कि मेरे बच्चे को टीच हाउ टू एक्सेप्ट ग्रेसफुली अ फेलियर। यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने बच्चे के लिए ये नहीं कह रहा है कि इसने टॉप क्यों नहीं किया, वो कह रहा है टीच हिम हाउ टू एक्सेप्ट ग्रेसफुली अ फेलियर। यानी हर फेलियर एक नई इब्तिदा, एक कहानी हो सकती है, बशर्ते हम अपना नज़रिया उसके ताल्लुक़ से सही रखें। एक दूसरी मिसाल दिए देता हूँ इस तरह से कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी, एक जर्नल में स्वीडन की किसी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्हीं ने मधुमक्खियों के बच्चों को एक जार के अंदर पैदा किया और उनको उड़ने की मोहलत दी। और ये जार मुख्तलिफ़ साइज़ेस के थे, यूँ समझ लें कि 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट और 5 फीट मुख्तलिफ़ साइज़ेस के जार थे और उनमें मधुमक्खी के बच्चों को पाला गया और उड़ने की मोहलत दी गई 4 फीट तक के। मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, सिर्फ लब्बुलवाब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो बच्चे अपनी तवानाई पे पहुँच गए, मधुमक्खी के वो बच्चे अपनी तवानाई पे पहुँच गए कि जब वो इंडिपेंडेंटली उड़ सकते थे, तो उनको एक बड़े से शीशे के कमरे में आज़ाद किया गया। और जब आज़ाद किया गया तो ये देखा गया कि वो बच्चे जो 1 फीट की जार में थे वो 1 फीट से ज़्यादा नहीं उड़ पा रहे हैं, जो 2 फीट की जार में थे वो सिर्फ पूरे आज़ाद कमरे के अंदर भी 2 ही फीट की उड़ान भर रहे हैं और उसी में वो चक्कर लगा रहे हैं। यही सिलसिला 3 और 4 फीट, यानी हमने अपने बच्चों के ज़ाहिरी एतबार से तो पर नहीं काटे लेकिन हौसले काट दिए, जिसकी वजह से खुले एटमॉस्फेयर के अंदर भी वो अब उड़ नहीं पा रहे हैं जहाँ तक उनको उड़ना था। ये बात आती है साइकोलॉजी की। एज ए पेरेंट्स हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को कोई भी अगर आपकी हौसले की उड़ान पस्त हो जाएगी तो आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ काम नहीं आ सकता। अगर आपके हौसले कमज़ोर कर दिए जाएंगे तो चाहे वो आईआईटी हो और चाहे नासा हो। हमने पिछले 25 साल में देखा कि हिंदुस्तान का डिफ़िसिट और सरप्लस दोनों आईआईटी से रहा। आज अमेरिका हम जैसों को इसलिए थ्रेट कर पा रहा है क्योंकि हमने सप्लाई चेन में जो बच्चे परवरिश करी उनको उस सप्लाई चेन का एक पढ़ा लिखा लेबर बनाया। हमें अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि बीइंग ए एम्प्लॉय और बी ए एम्प्लॉयड, मतलब तुमको नौकरी करनी है या नौकरी देने वाला बनना है। बेशक आप नौकरियां करें, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि इब्तिदाई दौर में अगर आपको इस्टेब्लिश होने के लिए एक नौकरी करनी भी है तो आप वो कर लें, लेकिन उससे सोच ज़रूर ये होना चाहिए है कि जब भी मौका मिले हम बी एम्प्लॉय से टू बी ए एम्प्लॉयड बन जाएं। ये सोच जो है वो हमें किसी भी ज़िंदगी के महाज पे पस्त नहीं होने देगी जब हमारे बच्चों में ये हौसला होगा। मेरी 3 साल की बेटी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मेरी बेगम जो है वो अकेडमिशन है, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो टॉप की रेस में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि वो ख़ुद उसकी परवरिश इस अंदाज़ में हो कि वो उसके जहन में ये ना आए कि 25 साल की पढ़ाई करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद मैं रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट या आने वाले मेटा की नौकरी ढूंढूं। ये सोच नहीं होना चाहिए। ये सोच सिर्फ उस वक्त होना चाहिए कि जब हम कई मुहाज पे फेल हो जाएं और हमें अक्सर ऐसा हो जाए कि रोज़ी रोटी की आर्जी तौर पे करना पड़ जाए तो हम नौकरी का सहारा लें, मगर हमारी जहन में ये होना चाहिए कि हमें टू बी एम्प्लॉयड बनना है, नॉट टू बी एम्प्लॉयड, टू बी एम्प्लॉयर, ताकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा बने कि जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तब आपके बच्चों को किसी बात का डर नहीं होगा, कोई टैरिफ आ जाए, कोई आईआईटी, कोई जेईई, क्योंकि उनकी हौसलों की उड़ान बुलंद है, उनके हौसले बुलंद हैं और वो बास की तरह सफ़र कर सकते हैं इस दुनिया के आसमानों पर जिसकी माँ खुद
बच्चे की जब परवरिश करती है तो उसे गिरा देती है, ताकि अगर इसमें हौसला है, ये पढ़ सके, सरवाइव कर सके तो चले, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। या आगे जाके उस सिस्टम का हिस्सा बनेगा जहाँ इसे दबाया जाएगा, जहाँ कुचला जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बस मेरी बात मुख्तसर सी थी और वो मैं ख़त्म करता हूँ शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आदाब। जमाल मिर्ज़ा साहब, मिश्रा जी, मधोर साहब, पिल्लौक आबा और हमारे जावेद भाई, जावेद नवाब साहब और यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने हमें मदहू किया है कि आज ये मतलब इनका APJ अब्दुल कलाम जनाब जो हम लोगों के 11वें प्रेसिडेंट थे, उनके माह विलादत का ये मतलब माह है उनके विलादत का। और ये समझ लिए कि 15 सितंबर को उनकी विलादत हुई थी 1931 में, और ये वही महीना चल रहा है। तो उनके इसके ऑनर में ये एक प्रोग्राम जो है मुनक़्क़िद किया गया है। उनकी खूबियाँ जो हैं यहाँ पर इतने आप लोग ने उनकी खूबियाँ बताई हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके अलावा और दीगर बहुत सी बातें जो है उनके बारे में बताई गई हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी की, कि वो कहाँ से उनकी पैदाइश हुई, कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की और किस लेवल पर पहुँचे। मतलब ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान के पहले शख्स रहे, मतलब कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो मुल्क का पहला आदमी होता है। इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। और उनकी जो खूबियाँ आप लोगों ने बताई कि जैसे कि 36 कमरों में सिर्फ 2 कमरों का इस्तेमाल, या जो उनके अपने एसेट्स थे, उनके जो एसेट्स थे वो सिर्फ उनके 6 जोड़े कपड़ों के, उसके अलावा 7वां जोड़ा उनके पास नहीं था। लेकिन जो उनका एसेट था वो उनकी काबिलियत थी और उनके पास जो किताबें थीं उसका ज़ख़ीरा था उनके पास। ही मस्ट हैव एटलीस्ट मोर दैन 3000 बुक्स। उनके पास 3000 किताबों से ज़्यादा वो उनका एसेट था। वो जिस वक्त बच्चों को दर्स देते थे या बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते थे, उनको मोटिवेट करते थे। जब वो प्रेसिडेंट थे 2002 से 7 के बीच में, तो उनका लखनऊ आना हुआ था और यहाँ साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम था, तो हम लोग उसमें शामिल थे और हम लोगों को ख़ास तौर से मदहू किया गया था। और हमारे बड़े भाई साहब मरहूम नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला, उनके हाथों उनको गुलदस्ता दिलवाया गया था। और बहुत यादगार तस्वीर हमारे पास है कि दोनों एक दूसरे को आदाब कर रहे हैं। ये लखनऊ की तहज़ीब, जिसको नवाबीन अवध और बेगमात अवध ने जो यहाँ की लखनऊ की तहज़ीब को जो दिया है, वो साउथ के थे, लेकिन लखनऊ आके उन्होंने उस कल्चर को अडॉप्ट किया। अक्सर हमारी स्पीचेस होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जो लोग लखनऊ आते हैं, क्योंकि लखनऊ बीइंग द एपिटोम या सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश शुरू से रहा है। जिस वक्त 1722 में यहाँ के ऊपर हुकूमत अवध की हुई है, तो पहले 3 रजीम्स में उनका जो दारुल सल्तनत था वो फैज़ाबाद था। लेकिन जिस वक्त चौथे नवाब आसिफ़ुद्दौला, वो जिस वक्त नवाब हुए 1775 में, उन्होंने फैज़ाबाद से अपना दारुल सल्तनत जो था वो लखनऊ मुंतकिल किया। और यहाँ से लखनऊ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी शुरुआत हुई। गंगा जमनी तहज़ीब जो है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है गंगा जमनी तहज़ीब जो है। क्योंकि जो नवाब थे दे वर फ्रॉम ईरान, वो ईरानी नस्ल के थे, और दे वर फ्रॉम द प्रोजनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो सैयद थे और वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। और रोज़ इज़ फ्रॉम ईरान, और जो लोटस है दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। तो ये दैट इज़ द कंपोजिट कल्चर ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। ये एक गंगा जमनी तहज़ीब जो कहलाती है, वो हिंदू और मुसलमान की एक कंपोजिट कल्चर है, जिसको यहाँ के कल्चर को जो हम लोगों के जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उन लोग ने हिंदुओं के कल्चर्स को अडॉप्ट किया, उनके जो भी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट किया, और जो यहाँ के हिंदू हैं उन्होंने मुसलमानों के कल्चर को या रिचुअल्स को अडॉप्ट किया। और उन दोनों में जो भाईचारा है, एक मिसाल है 1722 से और आज तक के बहुत से ऐसे मौके आए जहाँ के ऊपर हिंदुस्तान में राइट्स हुए, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ,
लेकिन लखनऊ वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पर कम्युनल राइट्स नहीं हुए। 1947 बाबरी मस्जिद 1947 पार्टीशन हुआ, उसमें हिंदुस्तान भर में जो है लड़ाई दंगे जंगे ये सब चीज़ें हुई, लेकिन लखनऊ पीसफुल रहा। बाबरी मस्जिद 1992 में ये इंसिडेंस हुआ, वो शहीद हुई मस्जिद। हर तरफ जंगे और दंगे हुए, आगजनी हुई, लेकिन लखनऊ पीसफुल रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर नवाबीन अवध ने जो एक बीज बोया था मोहब्बतों का, वो आज तक कायम है। वो मोहब्बतें आज तक हम लोगों के बीच में हैं, हम लोगों के दरमियान हैं, चाहे वो आप किसी भी मज़हब और मिल्लत के लोग हो, चाहे यहाँ पर मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या किसी भी मज़हब और मिल्लत के लोग हों, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अक़ीदत रखते हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि हम लोग सब एक दूसरे के जो उनके जो रिलीजन हैं उससे मोहब्बत करते हैं, उससे अक़ीदत रखते हैं और उसका एहतराम करते हैं। हर एक मज़हब का हम लोग एहतराम करते हैं। ये यहाँ का जुज़ है यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब का। हम क्योंकि एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं एशिया पीजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ और बीकॉम में, तो अक्सर ये होता है कि जिस तरह से कलाम साहब अपने बच्चों को मोटिवेट करते थे, वो हमेशा एक मोटिवेशनल फैक्टर होते थे। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि जिस वक्त हम अपने स्टूडेंट्स को दर्स दें, उनको जो पढ़ाएं, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अलावा हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट की बात है कि अक्सर हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये कहा कि आई वांट टू बी लाइक यू, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हम उनसे ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे जैसा बनना है या किसी बड़ी शख्सियत की तरह आपको बनना है, तो सबसे पहले यह है कि आप जो है वो आला ज़र्फ़ हों, कम ज़र्फ़ ना हों। आपको अपने किरदार को बुलंद करना है। आप में अगर ज़र्फ़ होगा तो जैसे अक्सर ये होता है कि आप बुलंदियों पर चढ़ रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आपकी शोहरत हो रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपकी काबिलियत की वजह से, आपकी काविशों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, तो लोगों में हसद पैदा हो जाता है, हसद का मादा हो जाता है। उस शख्स के ख़िलाफ़ लोग हो जाते हैं और लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये उनकी ज़र्फ़ की बात है। वो कम ज़र्फ़ होते हैं, वो लोग जो हैं वो कम ज़र्फ़ हैं, जो किसी की तरक्की को देख के जलते हैं या हसद रखते हैं। आप भी इस लायक बनिए, आप भी इस काबिल होइए कि लोग आपको भी जानें, आपको भी पहचानें और आपकी भी इज़्ज़त करें। तो ये हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि सबसे पहले आप आला ज़र्फ़ हों, दूसरे अपने किरदार को बुलंद करें, आप डिसिप्लिन हों। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कलाम साहब से ही सीखी हैं कि ही वॉज़ डिसिप्लिन्ड इन हिज़ लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन थे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तमीज़ व तहज़ीब वो तो आप में होना ही चाहिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन हो, ये नहीं पता चला कि आप जो हैं आपको कॉलेज जाना है लेकिन आप जो है वहाँ 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं। तो लाइफ में एक डिसिप्लिन होती है कि आपके हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप किस वक्त किस चीज़ को करते हैं, किस वक्त किस चीज़ के लिए मुअय्यन है, ये आपको मौके की नज़ाकत को देखते हुए या मौके के हिसाब से आपको वो काम करना है। तो आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होइए। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है, अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए। अगर आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो जो बुज़ुर्ग हैं वो आपका ख़याल भी नहीं रखेंगे। जैसे कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है और मातम एक हाथ से होता है। तो ताली दोनों ही हाथ से बजती है। आप जो है बड़ों की इज़्ज़त करिए, लामोहल्ला बड़े जो हैं आपका ख़याल रखेंगे। तो ये चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और ये चीज़ें होती हैं जो कि उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो यहाँ पर बात कलाम साहब की हो रही है, तो उनका जो भी टेन्योर रहा, उनका भी 2002 से 7 के बीच में 5 साल का जो वक्फ़ा रहा है उनके प्रेसिडेंटशिप का, वो एक गोल्डन पीरियड जो है हम कह सकते हैं जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, और वो जो प्रेसिडेंट हुए हैं वो अपनी मेरिट के ऊपर हुए हैं। जैसे अक्सर हम लोग ने देखा कि अक्सर जातिवाद की वजह से किसी को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, या कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उस वक्त की, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी को प्रेसिडेंट बनाती हैं जिससे कि उनको जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। लेकिन कलाम साहब
ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको चुना गया, और वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि अनअपोज्ड वो प्रेसिडेंट हुए। उनको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सब ने उनको सपोर्ट किया। तो ये उनके किरदार का, उनकी काबिलियत का है। वो DRDO हो या इसरो हो, उसके चीफ़ रहे हैं। उन्होंने 20 साल जो है इस तरह के महकमों में काम किया है। पोखरण में जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो हुए, उसमें वो शामिल हुए जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारे जो चीज़ें हुई हैं, ये चाहे वो साइंटिस्ट के तौर पर हों, चाहे प्रेसिडेंट के तौर पर हों, जो उन्होंने खिदमत जो देश के लिए दी हैं, जो उन्होंने खिदमत की हैं, पेश की हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और हम लोग, सब लोग जो हैं, उनके लिए नमन करते हैं, हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। उपस्थित मंच, हमारे साथ विगत लंबे अरसे से, लगभग करीब 2 वर्ष तो हो ही रहा होगा, मौलाना मंजर अली आरफी साहब अनेकानेक मंचों पर, जिसमें इस्लाम, शिक्षा, आतंकवाद, तमाम विषय सज्जाद टाइम्स के सौजन्य से अपने विचार देने वाले समाज सुधारक, समाज को नई राह दिखाने वाले, और सबसे बड़ी बात कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाले, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के, जिनकी आवाज़, जिनके विचार और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को एक नई जागृत की आवाज़ देने वाले ऐसे शख्स मौलाना मंजर अली आरफी साहब। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इनके साथ कई मंचों के ऊपर हमने सदारत की, और अब हमें पूर्व में ही हमारे छोटे भाई जैसे साथी, लखनऊ के सुप्रसिद्ध पत्रकार जमाल मिर्ज़ा साहब ने बता दिया था कि आज लखनऊ के जो नवाब परिवार के सबसे सुप्रसिद्ध हस्ती, जो मेन कर्णधार, जिनकी आवाज़ में, जिनके व्यक्तित्व में, जिनकी शान में लखनऊ के नवाबों की नवाबियत की, वंश की, परंपरा की अपने आप ही आवाज़ में उनकी उपस्थित में शामिल हो जाती है। नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब। असल में जो हमारे साथी जो जमाल मिर्ज़ा साहब हैं, ये भी नवाबी परिवार से भी थोड़ा बहुत संबंधित ही हैं, और आप तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी उपस्थिति ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती। अब्दुल्ला साहब, ये मेरा आज बड़ा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले तो अपने छोटे भाई को, अपने साथी को हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आपके साथ, मंजर अली आरफी के साथ और आपके साथ और यहाँ उपस्थित सबके साथ हिंदुस्तान नहीं, विश्व की, जो विश्व के साइंटिस्टों में सर्वोपरि बच्चों के, छात्रों के, हिंदुस्तान के की आवाम के, और हमेशा जो सदियों तक, शताब्दियों तक जिनकी कीर्ति गाथाएं और जिनके द्वारा किया गया हिंदुस्तान के, चाहे वो इसरो में हो,
चाहे वो आपका मिसाइल का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो परमाणु विस्फोट रहा हो, उसको सदियों याद करके उन्हीं का अनुसरण आज के बच्चे करेंगे, जो आगे आने वाले जो सदियां में हमारे जो नए बच्चे आएंगे, हिंदुस्तान का जो भविष्य आएगा, जो विश्व का पूरा भविष्य आएगा। ऐसे महानायक APJ कलाम साहब के संदर्भ में जो आपने बुलाया, उनके कार्यक्रम पे सज्जाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत, उसका मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर वो तमाम हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, और फिर मैं अपने साथी, अपने भाई का हृदय से शुक्रगुजार हूँ, मौलाना ये जमाल मिर्जा साहब। इनका नाम लेते ही समय मैं सबसे पहले इनसे पूछ लूं कि मेरे पास समय कितना, तो 10 मिनट। आज चूंकि हमें 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है, तो मैं हृदय से जमाल मिर्जा साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उस शख्सियत के बारे में APJ कलाम के संदर्भ में, जिनका जन्म संभवतः 1951 के आसपास अक्टूबर 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 1931। हाँ, ये 31 है ना, 15 अक्टूबर 1931। यस, हम गलत थे, थोड़ा माइंड से स्लिप कर गया था। तो हुआ वो धनुषकोटी जिले में, और परिवार तो बहुत साधारण था, वो मध्यम वर्गीय थे। इनके पिताजी मछुआरे संभवतः, जो हमारी जानकारी में है, थोड़ा बहुत वो उनका फैमिली बिजनेस था। आप हमें करेक्ट करते रहिए, इसलिए ना कि पूरे नवाब की, देखिए लखनऊ में कोई भी हो जाए, आप कोई भी व्यवस्था बना दें, आप पार्षद बना दें, सेक्टर वार्डन बना दें, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा बड़ी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पार्षद बना दें, आप सेक्टर वार्डन बना दें, आप मेयर बना दें, भिन्न भिन्न 10, 12, 14 विधायक बना दें, और उसके अंतर्गत यहाँ के जिला प्रशासन का संचालन करते रहें, सरकारें बना दें। लेकिन अगर लखनऊ के अंदर लखनऊ की आवाज, लखनऊ के तहजीब सरजमी की जो वकायफ है, उसकी आवाज होगी तो नवाबी परिवार से होगी, उसके सरोधा। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बात हमने फातिमा बोली लेडी फरहाना के संदर्भ में भी कही थी, कई मंचों पे तो हम आप साथ शेयर कर चुके हैं आपके। इनका याद आते ही समय नवाबी सब रूहिनियत आ जाती है, नवाबी दौर, नवाबी कल्चर, नवाबी सब। हिंदुस्तान के, लखनऊ के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कितना किया, हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया है नवाबों ने। ये तो एक तस्वीर का आईना है, लेखक आपके पास है, साजिंदे आपके पास हैं, कलमकार आपके पास हैं, जैसा चाहे लिखवा दीजिए इनको बदनाम करने के लिए। लेकिन जो दयानतगिरी,
जो इनके अंदर इनकलाब, जो इनके अंदर क्या बोलते हैं, अपनी प्रजा से मोहब्बत, उसके लिए सब कुछ लुटा देने की भावना। और जब एक तरफ तो मतलब अंग्रेजों का 1-2 मिनट जमाल साहब हमको और दे दीजिएगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके आगे बोला। एक तरफ तो आप हिस्ट्री के अंदर मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं और तथाकथित कुछ जो भारत विरोधियों के बारे में भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान की बात करता है, जो सांप्रदायिकता की बात करता है, जो लड़ाई लड़वाने की बात करता है, उसको मैं भारत का समर्थक नहीं मान सकता, उसको मैं नहीं मान सकता। कलाम साहब के पहले मैं एक शब्द ये जरूर कहूंगा, एक तरफ तो आप इनको बता रहे हैं कि ये क्या क्या थे, ये मतलब किस प्रकार का चरित्र हिंदुस्तान के उस समय तत्कालीन इतिहासकारों ने नवाबों के लिए दिखलाया मुझे कहने में, क्योंकि अगर वो बातें नहीं आएंगी तो आज की ये बातें साफ नहीं होंगी जो यहां से निकलेंगी, क्योंकि जो सज्जाद टाइम्स आज निकालेगा ये बात, यही बात पूरे लखनऊ में गूंजेगी, दिल्ली में गूंजेगी, अहमदाबाद में गूंजेगी, गुजरात में गूंजेगी और बाहर भी गूंजेगी। कम से कम जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जानती तो हैं, लेकिन मुख्तसर से जाने। तो जब लड़ाई की बात आई, जब हिंदुस्तान को 1857 का बिगुल बजा, तो महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, ताता टोपे के साथ, मंगल पांडे के साथ अगर कंधे से कंधे दाई नहीं मिला करके चली, बल्कि उनसे आगे चली, तो बेगम हजरत महल पे चली। वो कभी पकड़ी नहीं गई। चंद्रशेखर आजाद की वो सूक्ति कि दुश्मनों की गोलियों का मैं सामना करूंगा, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही मरेंगे, वो नेपाल के अंदर स्वाधीनता की उन्होंने सांस ली। सबसे बड़ी लड़ाई अगर लड़ी गई नवाब साहब आपसे, क्या आपके तो परिवार की परदादी होंगी, दादी होंगी, तो इसी लखनऊ के अंदर इंच दर इंच के लिए लड़ाई हुई। आलमबाग के गेट के ऊपर 3.5 महीने लड़ाई हुई। उन्होंने सरेंडर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने इन्हीं लखनऊ के नवाबों के परिवारों ने, नवाबों के बच्चों के साथ यहाँ की एक एक व्यक्ति ने इतना विश्वास था उनको, इतना भरोसा था कि उन्होंने जान की बाजी लगा दी और अपनी शहादत दे दी। ऐसे परिवार के संदर्भ में आज मुझे उन्हीं के सामने कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो बात तो चूंकि 4-5 मिनट तो हो गए, 4-5 मिनट में मैं अबुल कलाम आज़ाद वो कलाम साहब के बारे में एक शेर के माध्यम से एक बड़ा सबके साथ चलने वाला शेर है कि बहुत सामान्य परिवार में जन्मे और बहुत सामान्य परिवार में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी से, क्योंकि उस समय प्राइमरी थी ही थी, उसके अलावा कोई 2-3 क्लास थे। एक क्लास तो अंग्रेजों का था, उस समय भी था, अंग्रेजों के स्कूल अलग थे, उनके स्कूल अलग थे। बड़े सामान्य परिवार में, और कभी कभी अपने परिवार के बिजनेस में शामिल होकर के मछलियों का भी, नाविक का भी कार्य कर लेते थे। पढ़ाई के लिए स्थिति सही ना, चूँकि आज की जो आर्थिक स्थिति है, आज का जो वातावरण है, उसका कंपेयर आप 1951 के युग से नहीं कर सकते सर। बहुत हिंदुस्तान में एक समय सोने की चिड़िया था और उसके बाद अंग्रेजों ने सब कुछ खाल निकाल लिया था, सब कुछ निकाल लिया था।
तो अखबार बेचने तक, जहाँ तक मैं संज्ञानिक हूँ, संपूर्ण कार्य करते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की और आज इस मकाम पे खड़े हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2 या 3 बात मेन कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक तो शेर के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि भी सुमन अर्पित कर रहा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना। ये लोग एपीजे कलाम साहब जैसी शख्सियत, नानक, साइंटिस्ट भाभा, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये आम लोग नहीं है सर। ये सदियों में एक जन्मते। एपीजे कलाम साहब सदियों में एक जन्मने वाले व्यक्ति हैं, शताब्दियों में एक जन्मने वाले व्यक्ति। इनका जीवन आने वाले पूरे भारत को ही नहीं, विश्व को, नवयुवकों को, बच्चों को एक रास्ता दिखाएगा कि हमने इन परिस्थितियों से निकल करके भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे। और वो भी कौन सा राष्ट्रपति जिसके आगे कोई विरोध नहीं था। उनके नाम पे सारे दल एक हो गए। बीजेपी एक थी, खैर वो तो अपने फायदे के लिए थी। मैं यहां राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। और कांग्रेस भी उन्हीं के साथ थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी उन्हीं के साथ। और सबसे बड़ी बात मुझको याद है कि जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तो देश का एक बच्चा कह रहा था कि कलाम ही होने चाहिए। ये थे हमारे कलाम साहब, ये थे कलाम साहब कि एक जो बच्चा, एक मंजूर साहब, अंजर साहब, प्रत्येक व्यक्ति जो वोट नहीं देना चाहिए, वोट देने का अधिकार ही नहीं, अथवा हिंदुस्तान की जनसंख्या से ज्यादा उनको वोट मिल चुके होते, उनका इतनी पॉपुलैरिटी थी कि वो एक मतलब सारी पार्टियों ने एक होकर के उनको, नहीं हमारे तो राष्ट्रपति अब एपीजे कलाम साहब हुए। ईमानदारी की क्या मिसाल। अपनी बात खत्म, शुरुआत से लगा के खत्म ही कर रहे हैं कि जब उनका देवासान हुआ तो समाज सेवा में बच्चों के लिए जो उनके तमाम फाउंडेशंस चलते थे, जिनके द्वारा वो स्पीचों की जो उनके पास आती थी, सब कुछ बच्चों, मात्र कुछ दर्जन किताबें और कुछ कपड़े उनके पास निकले। लाल बहादुर शास्त्री को आप हिंदुस्तान में पा सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद को जो 1971 में जो लड़ा, जिनकी जो अभी उनकी जो अभी कुछ दिन पहले उनका एक्सपायर हुई है, हाँ आपने कह दिया, तो उनको आप हिंदुस्तान में ही पा सकते हैं। लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं। अगर आज कलाम साहब न होते, मुझे ये कहने में कोई नहीं, पार्टियों से ऊपर, राजनीतिक चश्मे से ऊपर जो व्यक्ति केवल हिंदुस्तान के लिए सोचता था, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचता था, हिंदुस्तान की आवाम के लिए सोचता था, विश्व की राजनीति के अंदर हिंदुस्तान का कैसे जो रुतबा बढ़े उसके लिए सोचता था, उसने हिंदुस्तान को 1964 में जो उसने ज्वाइन किया, 52 में ज्वाइन किया, इंदिरा जी के कहने पे 80-81 में ज्वाइन किया, उसको ला करके जब उसने 1998 में विस्फोट हुआ था पोखरण पे, और उसके बाद उसने ला कर कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान पहुँचाया कि पूरी अमेरिका हिलती थी, पूरी विश्व की महाशक्तियाँ हिलती थी। आज उस व्यक्ति के संदर्भ में मेरा जैसा अकिंचन मानव बोल रहा, ये सांप्रदायिक शक्तियों के लिए करारा तमाचा है, मैं तो कहूंगा, है कि नहीं है? कि देखिए, ये सांप्रदायिकता का नाश ये होना चाहिए। हमको कलाम साहब की जीवनी को मैं इस मंच पे के माध्यम से, आपके माध्यम से, सज्जाद टाइम्स के माध्यम से और मंजर अली साहब के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि इनका पूरा का पूरा सिलेबस
सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए। एक दो जगह के वो मानक डिक्टेट नहीं रहे, 40 यूनिवर्सिटियों ने उनको सम्मानित किया, वो भी विश्व की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटियों ने। आप अगर उनके बारे में बोलना और कहना चालू कर देंगे तो वो जैसे तुलसीदास जी की रामायण चली है ना, कि वो चलती चली जाएगी, ऐसे हैं हमारे कलाम साहब। और कलाम साहब जो मैं नास्तिकों की बात के ऊपर प्रहार करते हुए आज के कोई भी नास्तिक हो जो कहते भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, आप तो जानते ही हैं सब। क्यों? मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूं। कलाम साहब कुरान का भी पाठ करते थे, वो भी रोज, और वो भगवत गीता का भी पाठ करते थे। ये है हिंदुस्तान, ये है कलाम। आप इनको पढ़ते चले जाइए, आप इनमें डूब जाएंगे, आपका कहीं अस्तित्व ही नहीं बचेगा। कितने प्रधानमंत्री आएंगे हिंदुस्तान में और कितने चले जाएंगे। समय के गर्त में कितने राजे महाराजा आए और चले गए, लेकिन आज की डेट में तुलसीदास हैं, वाण हैं, आयुर्वेद के वो जो चड़क हैं, साइंटिस्ट भारत का भास्कराचार्य है, वैसे ही कलाम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप धर्म के चश्मे पर पहन करके, और जो व्यक्ति, मैं तो फिर कहता हूं सर, आपसे भी मुखातिब हूं कि जो व्यक्ति धार्मिक होएगा वही व्यक्ति सच्चा मानव होएगा। क्योंकि कोई भी धर्म आपको दूसरे धर्म का अनादर नहीं सिखाता। इस्लाम ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, जैन ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यहूदियों को ही ले लीजिए, जो कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा, आप क्या कहें, ये मंच नहीं है कलाम साहब का उसके बारे में बोलने के लिए। क्या क्या बेहूदगी की बातें हो रही, पूरा विश्व उनके साथ कर रहा है कि आप गाजा खाली कर दीजिए। क्यों खाली कर दीजिए? क्योंकि वहां उतार लिया जाएगा। 21वीं 22वीं सदी में महान साइंटिस्टों के देश, जिनका दावा है कि हम सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा यहां अवतार होएगा, आप खाली कर दीजिए। और आपको लाया कौन था? लाए तो आपको वही लोग थे आज आप जिनसे खाली करा रहे हैं। ये एहसान फरामोशी नहीं है। तो ये क्या है? आज मैं आपसे इस बारे में भी पूछना चाहता हूं, फिर ये है क्या? लेकिन कलाम साहब से बड़ा राष्ट्रभक्त, हिंदुस्तान का पुत्र, मेरी अपनी समझ में 80-81 में जो आदमी पद्म विभूषण पा चुका। मैं अपनी बात बस 2-4-5 मिनट में समापन एक शेरे से कर दूंगा, जो शुरुआत हमने छोड़ा था। पद्म विभूषण कौन से? अरे जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भारत रत्न उनको मिल गया, विश्व की 40 डिग्रियों में उनको डॉक्टरेट मिल गई मानक, तो उनके लिए बचता क्या है? भारत का राष्ट्रपति, वो भी पूरे जनता। और एक चीज कह दें, मैं कांग्रेस का सिपाही जरूर हूं, लेकिन कोई भी पार्टी हो, निर्विरोध उसी को मौका देती है जिसकी स्वीकार्यता पूरे राष्ट्र में होती है, अथवा कोई पार्टी आपको मौका नहीं देगी। ये सारी पार्टियां समझ गई थी कि कलाम साहब ने भारत को, मैं तीसरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं सर, आपकी इजाजत है, कि राष्ट्रपति के भारत के संदर्भ में कुछ भी कभी नहीं कहा जाना चाहिए। वो हमारे सर्वोच्च, वो हमारे राष्ट्र के सबसे प्रमुख हैं, गैर राजनीतिक हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। लेकिन कलाम साहब जैसा, एपीजे कलाम साहब साइंटिस्ट, उनका जैसा राष्ट्रपति पा करके भारत माता हमारी धन्य हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रपति पद का सम्मान हुआ है, ऐसे हैं हमारे कलाम साहब।
आने वाले तो भी बहुत से आएंगे, बहुत से लोग आएंगे इन्हीं पदों पे, आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब कलाम जैसा लोग नहीं, कलाम जैसे व्यक्तित्व नहीं आएंगे जो राष्ट्र के स्वराक्षरों में लिखे जाएंगे। ये है हमारे कलाम साहब। तो एक शेर के माध्यम से कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले मैं इनका तवरुफ सीधे खुदा से करा रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य लोग हैं ही नहीं। भाभा सामान्य थे, भगत सिंह सामान्य थे सर, और तो क्या खेमनई सामान्य आदमी, उसके एक इशारे पर, उसकी एक नज़र के ऊपर हजारों कुर्बानियां, हजारों जीवनियों की, हजारों जवानियों की कुर्बानियां हैं, जो ना झुका और ना रुका और ना डिगा, उसने झुका दिया सबको। और एक हमारे यहाँ है कि हम लोग तो सरेंडर कर जाते हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हैं। कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा अंदर से क्षोभ। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, ये बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत और जय कलाम साहब की। रहमानिर्रहीम। क़ाल अल-मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल-इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। आज की ये तकरीब, ये प्रोग्राम, ये सेमिनार, ये वेबिनार कि जो मज़हबी, दीनी, वतनी ख़दमत के एतबार से अपनी पहचान रखती है सोसाइटी, तो उसी के ज़ेर एहतमाम आज ये प्रोग्राम दौलतगंज जो महल्ला है हमारे लखनऊ का, किया गया। सदर आली क़द्र मोहतरम जनाब नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, और अभी मुझसे कबल जो आप हज़रात से ख़िताब फरमा रहे थे मौलाना जनाब अफसरजा साहब, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर मेरे क़ुव्वत बाजू भी हैं और मेरे बाजू में भी हैं जनाब, और मेरे बड़े भाई भी हैं। एक साल पहले ही ये फ़ैसला हुआ कि वो बड़े हैं। जब हमने फेसबुक पर बर्थडे का आया ज़िक्र, तब समझे कि वो हमसे बड़े हैं, वरना हम समझते थे शायद आसपास के होंगे। तो पता चला कि जब तक ऊँट पहाड़ के बराबर से न निकले तो पता नहीं चलता कि उससे भी लंबा कोई है। तो बड़े भाई जनाब अफसर जनाब जमाल मिर्ज़ा साहब, और मैं इत्तला कर दूं कि जो सज्जाद टाइम्स और सज्जाद हुसैन और जमाल ये मिलाया जाता है, जो इस पूरे सोसाइटी के जो मालिक हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो पत्रकार भी हैं पेशे से और ख़िदमत ख़ल्क़ में भी मशहूर हैं, वो जमाल मिर्ज़ा साहब हैं। उनके बेटे सज्जाद सामने बैठे हैं। बस ये चैनल जो है वो इन सज्जाद के नाम से है, ये छोटे बेटे हैं। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम का अहतमाम है। एक दो फ़िक्रे कहा करता हूँ, आपके सामने भी कह दूँ। शख्स मर जाता है, कोई भी हो चाहे वो, शख्स मर जाता है, मगर शख्सियत नहीं मरा करती। इंसान को मौत आ जाती है, उसके जो अच्छे कारनामे जो इंसानियत कहा जाता है जिन्हें, तो इंसानियत नहीं मरा करती है। या यूँ कहूँ कि आदमी मर जाता है मगर आदमियत नहीं मरा करती, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है। उसी तरीके से साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, ज़ाहिरी तौर पर वाक़ई वो नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात आली फ़रमाए, मगर अपनी शख्सियत, अपने कारनामों, अपनी खिदमत, इल्म, साइंस और पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान उन्हें इज़्ज़त से कल भी सलाम करता था, आज भी करता है, कल भी करता रहेगा। अपनी खिदमत के सबब वो हमेशा सबके दिलों में, सबके तज़किरों में, सबके दरमियान ज़िंदा रहेंगे। ये उनके कारनामे हैं कि जिनकी वजह से, और इल्म ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा रहता है। या तो इल्म या खिदमत खल्क़, दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक इल्म और एक खिदमत खल्क़, लोगों की खिदमत करना। मर जाएगा इंसान, उन खिदमत की वजह से उन्हें याद किया जाएगा। मर जाएगा इंसान मगर अपने इल्म और जो इस इल्म से फ़ायदा पहुँच रहा है उसकी वजह से उसे याद किया जाता रहेगा। और इसमें कोई बात पहुँचाने वाली नहीं, पहुँची हुई है।
बस खाली उसको रिपीट करना है कि हाँ ये हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब पैदाइशी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं थे, वो भी ज़ाहिर है किसी घराने में पैदा हुए थे, वो भी किसी माँ के बेटे थे, किसी बाप के बेटे थे, किसी भाई के भाई थे, वो भी कोई बहन उन्हीं भाई कह के पुकारती होगी। ऐसी शख्सियत बनने के लिए ख़ुद के इरादे, मजबूत हौसले अगर हों तो इंसान फिर ऐसी शख्सियत के ऊपर फाइज हो जाता है। अगर कोई है, और जाहिर है कि जैसे कि अभी सुनने में भी आया कि उन्होंने अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए बतलाइए हॉकर जैसी चीज़, यानी अखबार का घरों में डालना। अभी मुझसे पहले 1-2 अफराद ने ये कहा, ख़ुद तीरथनाथ मिश्रा जी और मौलाना अफसर जहाँ साहब ने भी उसी को दोहराया। ये कितनी बड़ी बात है। इससे हमें ये भी अंदाज़ा मिलता है और सबक मिलता है कि कुछ करने के लिए कुछ करना, यानी बड़ा बनने के लिए कोई छोटा काम कर लेना बुरी बात नहीं होती है। अगर इंसान कोई हलाल रास्ते से रोज़ी कमा कर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए रास्ते मौजूद रहते हैं। हम सलाम करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, उनकी खिदमत को, उनकी शख्सियत को, उनके हौसले को, और ये कह कर के अल्लाह और ऐसे ही अफराद पैदा करे कि जो बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत पूरे हिंदुस्तान की दिल की धड़कन बने और हिंदुस्तान उनकी कद्र करे, और ऐसे अफराद आगे आएँ और ऐसे तरक्की करने वालों को परवरदिगार आलम और ज़्यादा तरक्की भी दे, सलामत भी रखे, और जिसका भी जो इरादा है किसी भी तरक्की वाले सिलसिले में परवरदिगार उसकी उस दुआ को भी कबूल करे और उसको कामयाबी से हमकनार भी करे। बस ये कहकर कि खुले जहन का आदमी होना चाहिए, खुले मिजाज का होना चाहिए, खुली फ़िक्र का होना चाहिए, और कुशादा दिल होना ज़रूरी है। आज के दौर में भी अफराद हैं, उन्हें तंग नज़री से फ़ुर्सत नहीं है। अगर उन्हें तंग नज़री से फ़ुर्सत मिले तो उनके चेहरे पर भी अल्लाह ने 2 आँखें लगाई हैं, हमें आपको भी 2 आँखें दी हैं, और जिन्हें थोड़ा सा कम नज़र आता है उनके लिए चश्मे का भी बंदोबस्त है। तो ऐसे अफराद को चाहिए चश्मे का सहारा ले लें, मगर अगर वो चश्मा भी लें तो सियाह न लें, बल्कि चश्मा ऐसा लें जिसमें भाई भी नज़र आए, बहन भी नज़र आए, पड़ोसी भी नज़र आए, अपना भी नज़र आए, गैर भी नज़र आए, सबको एक नज़र से देखे। और अगर कोई ऐसा होगा तो यकीन करें उसकी अपने भी इज़्ज़त करेंगे, गैर भी इज़्ज़त करेंगे, दोस्त भी इज़्ज़त करेंगे, दुश्मन भी इज़्ज़त करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे, अल्लाह करे ऐसे ही अब्दुल कलाम आते रहें, कौम तरक्की करती रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। एक बंद पेश करके बात को तमाम कर रहा हूँ। शायद आज के इस पूरे सिलसिले में गुफ्तगू करने वालों में, बोलने वालों में यही कहा जाएगा कि आज की सबसे मुख्तसर गुफ्तगू मेरी रही, और बहरहाल कोई दुश्वारी भी नहीं है। बात अगर पहुँच जाए तो फिर वक्त कम और ज़्यादा नहीं देखा जाता कि मैंने जहाँ से बात शुरू की है कि इल्म एक नूर है, अल्लाह जिस दिल में चाहता है उसे डाल देता है। और इसी सिलसिले के लिए आज हम सलाम करने के लिए बैठे हैं, याद करने के लिए बैठे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए, उनको अपना आइडियल बनाने के लिए हम सब जमा हुए हैं। और वह शख्सियत है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कि आदम को जब मिला तो फ़कत इल्तिजा था इल्म। 4 मिसरे 1 बैत। आदम को जब मिला तो फ़कत इल्तिजा था इल्म। मूसा को जब मिला, आदम को जब मिला तो फ़कत इल्तिजा था इल्म। चमका जो तूर पर तो तजल्ली नुमा था इल्म, और आग में खलील के लब की दुआ था इल्म। और बस मुझे बैत पेश करनी है, बात को तमाम करना है। मरकज़ इल्म जो है वो वहीं तक बात को पहुँचाना है। ये इल्म ही वही कभी इल्हाम हो गया। हर इल्म का ताल्लुक़ ज़ात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि ये इल्म ही वही कभी इल्हाम हो गया, काबे थका गया तो अली नाम हो गया। इसीलिए हुजूर ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत हमारे दिल में है, जिनकी मोहब्बत हमारी रूहों में है, हम अगर ज़ाहिर ना भी करें, कोई दुश्वारी हमारे सामने है, तो हमें पता है हमारे जिस्म और रूह में हुजूर ख़त्म मरतबत, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इमामों के शहरयार, ख़ातिमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुअज़्ज़न है। उसे कोई निकाल नहीं सकता, कोई छोटी फ़िक्र वाला हमें उस मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। हम कहें जब भी आई लव मोहम्मद, हम ना कहें जब भी, हम मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले थे, हैं और रहेंगे, और उन्हीं के नक्श कदम पर चलेंगे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए भी कहूँगा, इतनी बड़ी शख्सियत आप थे, आपने बड़ी खिदमत की,
हिंदुस्तान आज भी आपको सलाम करता है। अल्लाह करे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अफराद पैदा हों और इस तरह के बड़े ओहदेदार हों ताकि वो हमारे वतन हिंदुस्तान की हिफाजत भी कर सकें, खिदमत भी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर तशरीफ़ फरमा क़िबला काबा और हमारे मुअज़्ज़िज़ खानवादे शाही से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग और हमारे सामने मोहतरम हज़रात, आज और सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां जमाल मिर्ज़ा साहब की जस्तजू से ये प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को याद करने के लिए और समाज के लिए एक प्रेरणा के तौर पर, एक इंस्पायरेशन, जिस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, इसमें चंद अल्फाज कहने का मौका मिला है। सबसे पहले अभी हमारे तीरथनाथ मिश्रा जी बहुत अच्छी बातें बयान फरमा रहे थे और हमसे मेरे पेशरो जिन्होंने तकरीर की, बहुत बेहतरीन तकरीर की, तालीम के एतबार से और हौसले के एतबार से। क्योंकि किसी का शेर याद आ गया जब इनकी तकरीर सुन रहे थे कि सिर्फ़ परों से ही कुछ नहीं होता, सिर्फ़ परों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो लिहाजा सिर्फ़ पर नहीं है कि तालीम दे दी, तालीम काफ़ी नहीं है, बल्कि हौसले की ज़रूरत है ताकि किन्हीं भी हालात में इंसान डिप्रेशन के मोड में न चला जाए। हम हमेशा पॉजिटिव अप्रोच इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। और जब भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो रुकावटें भी आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को फेस करना, उनको पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ जाना, यह काम करता है हौसला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में तीरथनाथ मिश्रा जी ने बहुत कुछ बताया। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में अखबार बेचने, हॉकर की से लेके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने तक कितने मौके ऐसे आए कि जहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना तारुफ नहीं कराया, बल्कि उनकी शख्सियत ने उनका तारुफ कराया। हम अपने को क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? इंसान को कोशिश इस बात की करनी है कि वो खुद ऐसी शख्सियत का मालिक बन जाए कि लोग खुद उससे मुतार्रिफ़ होने के लिए ख्वाह रहें। और ये ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी, आप ये देखें कि हर इंसान इस इंतज़ार में है कि उसकी मौत कब आती है। हम लोग किस इंतज़ार में हैं? हम सब उस लाइन में लगे हुए हैं, वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू डेथ। हम अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। एक जवान है, वो भी एक बुज़ुर्ग है, उम्र के एतबार से बूढ़ा है वो भी, और जब तक मौत नहीं आती तब तक हमें अपने आप को एक्टिव मोड में रखना है। यानी मौत आने से पहले न मरना, ये एक तालीम याफ्ता इंसान की और एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी निशानी है। और हमारे सज्जाद भाई, जमाल भाई, सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, APJ अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी के कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं कि जिन्हें आप जब सुने तो आप ये देखेंगे कि जब APJ अब्दुल कलाम साहब को प्रेसिडेंशियल हाउस में रहने का मौका मिला तो वहाँ पर 34 कमरे थे। उस प्रेसिडेंशियल हाउस में देयर वर 34 रूम्स। उन्होंने क्या किया कि 32 कमरों को कुफल लगवा दिया, ताला बंद करवा दिया और कहा हम सिर्फ 2 कमरों का इस्तेमाल करेंगे, एक अपने रहने और सोने के लिए और एक जो मेहमान आते हैं उनके लिए। और किसी का इसी में एक शायर है, नाम ज़हन में नहीं है किसका शेर है,
कि रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। तो कमाल साहब की जब हमने इस मेमोरी को सुना तो हमने समझा कि इन्होंने गुरूर के ऊपर फतह हासिल कर ली। उन 32 कमरों में ताला डाल के उन्होंने कमरों में ताला नहीं डाला बल्कि गुरूर का गला घोट दिया। आप देखें, और उसके बाद में आप देखें कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप, किरदार कैसे पहचाना जाता है। प्रेसिडेंशियल हाउस में रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम होता है, वहाँ भी ऑर्गेनाइज होता था उस ज़माने में। तो जब इनसे कहा गया कि भाई रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उन्होंने कहा कितना खर्च आता होगा, तो 1.5 लाख से ऊपर तकरीबन कुछ बताया गया। तो उन्होंने कहा देखिए, यहाँ पर जितने लोगों को बुलाया जाता है, जितने लोग आते हैं, वो सब खाए पिए होते हैं अपनी जगह पर, जाहिर से वेल फीडेड होते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे समाज का भला हो। तो उन्होंने कहा किसी ऑर्फनेज, किसी यतीम खाने को तलाश कीजिए कि जहाँ पर इस रकम से जिन्स ख़रीद के, अनाज वगैरह ख़रीद के और वहाँ पर पहुँचाया जाए। लिहाजा उनका हुक्म था, तामील हुई, और ये ध्यान रहे कि ये पैसा रायगा ना जाए। तो आप ये समझें कि उनके इस हुक्म की तामील हुई, और जब ये काम हो गया तो उन्होंने कहा, पूछा भाई ये सब काम हो गया? उन्होंने कहा हो गया भाई, ये पैसा जो था वो तकसीम कर दिया गया जैसा आपने बताया था यतीम खाने में। तो उन्होंने कहा सुनो, ये जो पैसा तुमने सर्व किया है ये तो प्रेसिडेंशियल हाउस की तरफ से सर्व किया है, अब कुछ पैसा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि ये अब जैसे तुमने उसे सर्व किया उसी तरह से इसको भी सर्व करो। और उन्होंने 1 लाख रुपए की चेक दी अपने पर्सनल अकाउंट से, और उन्होंने कहा कि ये 1 लाख रुपए की चेक जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ, इससे भी वही सब ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद के आप तकसीम कीजिए। और एक ताकीद भी की कि किसी को बताइएगा नहीं कि ये रकम मैंने दी है। ये होती है पर्सनालिटी जो इंसान के अंदर छुपी हुई होती है, जिसे बयान नहीं करना पड़ता, जो खुद अपने आप आया हो जाती है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद आप देखें कि उनको एक जगह पर जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, एक जगह आप बैठे हुए थे, तो अब इनको टाई पहने हुए बैठे थे और इनके दोस्त थे, तो उन्होंने ये देखा कि ये अपनी टाई से अपना चश्मा साफ़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कलाम साहब ये चीज़ आप के लिए मुनासिब नहीं है। दोस्त थे बहरहाल। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बात ये है कि ये टाई यूँ तो किसी भी मसरफ़ में नहीं आ रही है, इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर मी, कि मेरे लिए किसी मसरफ़ की नहीं, कम से कम चश्मा साफ़ करके ही इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। देखिए, ये एक जब आदमी की सोच बड़ी होती है तो वो हर चीज़ में नतीजा तलाश करता है। और जब वो उधर से ऐलान हो रहा है कि वमा, मतलब उसने कोई भी चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो बग़ैर किसी मकसद के हो। अब कलाम साहब उस टाई का भी मकसद तलाश कर रहे थे कि इस टाई का भी कोई ना कोई यूटिलाइजेशन तो हो जाए, तीरथ जी, कोई ना कोई इस्तेमाल हो जाए। अब कोई नहीं इस्तेमाल है तो उन्होंने सोचा कि चश्मा ही साफ़ कर लिया जाए। तो हमें भी ये सोचना है कि हमारी ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक अदद नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है। साहब बयान फरमा रहे थे, इस ज़िंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं है कि बस एक नौकरी हासिल कर ली जाए और ज़िंदगी गुजर जाए, या यूँ कह लीजिए कि अपने इस फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस की परवरिश करने के लिए हम दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। हम दुनिया में जो भेजे गए हैं वो इलाही निज़ाम, यानी कानून इलाही, और वो कौन सा इलाही निज़ाम है? निज़ाम अदल, लॉ ऑफ जस्टिस जो है उसको कायम करने के लिए भेजे गए हैं। कैसे? सबसे पहला जो जस्टिस है वो हमारे घर की दीवार से शुरू होना चाहिए। बल्कि ये भी गलत मैंने कहा, सबसे पहला जस्टिस, सबसे पहला इंसाफ हमें अपनी ज़ात के साथ करना चाहिए। और वो क्या है? अपने को पहचानने की ज़रूरत है, अपने वक्त की अहमियत को पहचानने की ज़रूरत है। हमारा वक्त कितना कीमती है हमें नहीं मालूम होता। हम ठीक ठाक हैं, अभी कोई वेंटिलेटर पर चला जाए या जो वेंटिलेटर पर है उससे पूछिए कि ज़िंदगी के इन लम्हात की क्या कीमत है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ
टाइम, वो बताएगा कि इन लम्हात की कीमत क्या है, आप वेंटिलेटर पर रखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। और उसने हमें बग़ैर वेंटिलेटर के सब कुछ उसने हमें दे रखा है। हम ए वर्ड ऑफ थैंक्स नहीं बोलते, हम शुक्र उसका अदा नहीं करते, शुक्रिया लोगों का नहीं अदा करते, तो क्या करते हैं, हम अपनी ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आज का दौर तो बहुत ख़राब है। अभी आप जब बयान फरमा रहे थे कि मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, यानी आपका वास्ता अभी किताबों से बाकी है, इसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए। वरना आज के दौर में आने वाला दौर बहुत ख़राब है, जहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशंस स्टोर हो रही हैं नौजवान जहनों में, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और उसी बेस पर वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार रहा है। किताबों से वाबस्तगी ख़त्म हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहीं एक तकरीर की थी, तो उन्होंने दिल्ली में किसी एक इलाके का तज़किरा किया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ एक इलाका था कि जहाँ पर लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, सामने बेंचेस पड़ी रहती थीं, लोग आते थे उन बेंचेस पर बैठ के किताबें पढ़ा करते थे, स्टडी किया करते थे, यानी अपने जहन की परवरिश का इंतज़ाम किया करते थे। लेकिन अब आज उसी इलाके में, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से इलाके हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम बाहुल इलाके जिन्हें कह लीजिए, वहाँ पर जो हाल है वही हाल वहाँ का भी हो गया। रोस्टेड चिकन, फ्राई चिकन और कुलचे, नहारी, यानी जितने भूखे हैं वो सब आपको हमारे और आपके इलाके में मिलेंगे। हकीकत ये है। तो उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही थी, वो कई साल पहले की तकरीर है, कि उन्होंने कहा कि हम इतना आगे बढ़े हैं, हमारी जो रफ्तार है, हम किस सिमत जा रहे हैं ये अंदाज़ा आप लगाइए कि अपग्रेड हुए हैं कि डिग्रेड हुए हैं। कि पहले हम परवरिश करते थे इसकी, इसमें मसरूफ़ रहते थे, अब हम आ गए हैं शिकम तक, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा डाउनफॉल हुआ है, हम अपवर्ड नहीं जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी शख्सियात की ज़िंदगी के बारे में जब हम गौर करते हैं तो हमें ये ज़रूर सोचते रहना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में उसका कितना असर ले सकते हैं। और अपने से ज़्यादा एक और बहुत अच्छी बात उनमें थी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देखना। एपीजे, बहुत से लोग होते हैं, पॉलिटिकल्स भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं सिर्फ अपनी ज़ात और अपने घर तक तरक्की को महदूद कर देना चाहते हैं, और बहुत आगे बढ़ेगा तो अपने ख़ानदान तक। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी और पूरा समाज वो आगे बढ़े, वो तरक्की करे। तो एपीजे अब्दुल कलाम बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने नौजवानों को, यूथ्स को बहुत इंस्पायर करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि हमारे मुल्क का, बल्कि हमारे मुल्क का क्या, हमारे दुनिया का नौजवान जो है वो इस हकीकत को समझे कि रात में ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं हो जाते। रात के देखे वो ख्वाब हमेशा सच नहीं हो सकते, बल्कि वो ख्वाब जो दिन में जागते हुए इंसान देखता है वो ख्वाब पूरे होते हैं जब उनके लिए वो तदबीर करता है, प्रैक्टिस करता है, कोशिश करता है। तो डे ड्रीमिंग के जो उनके टर्मिनोलॉजी थी, दिन में ख्वाब देखो, और ख्वाब देखो, ज़रूर देखो। जो ख्वाब देखता है उन्हीं वही ख्वाब देखने की ताबीर भी हासिल करने की कोशिश करता है। जो नहीं देखता है वो क्या सोचेगा, जो मिल रहा है वो खा लिया, जो पहनने को मिल गया पहन लिया, बस नौकरी मिल गई उसने समझ लिया कि बस हो गया। आज तो तालीम का मकसद भी यही हो गया खाली। किसी ने इंटरमीडिएट कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, किसी ने पीएचडी कर ली, वो समझ लिया कि मैं भाई कामयाब हो गया, और वो किताबें बंद करके रख दी जाती हैं। जबकि तालीम का ताल्लुक़ कस्बे माश से नहीं है, सिर्फ आज़ूक़ा फ़राहम करने के लिए नहीं है, बल्कि तालीम इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी ज़रूरत है कि जो इंसान को हैवान से जुदा करती है। अगर हम अपने आप को सिर्फ एक चलता फिरता हुआ पुतला बनाना चाहते हैं,
तो दुनिया की रविश पर चलें। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम एक शख्सियत बन के दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारें कि जब उसके यहाँ जाएं तो ये शिकवा ना हो कि काश हमें और मौका मिलता तो जो हम अच्छी बातें थीं तो वो हम समाज तक भी पहुंचाते। आम तौर पर अब ये जाहिर सी बात है कि ये एक सज्जादिया नाम है, इसलिए हम ये बात यहाँ पर कोट भी कर सकते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, बजुज़ इनके कि जो ईमान लाए, यानी जिन्होंने फेथ हासिल किया, यानी जो कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं ये सही है, वह अमलुस्सालिहात, और उन्होंने अमाले सालेह अंजाम दिए। अमाले सालेह की मुराद क्या है? सिर्फ ये नहीं कि अपनी परवरिश कर ली, सिर्फ ये नहीं कि खुद नेक रास्ते पर आ गए, बल्कि हम आगे आने वाली नस्लों को, सिर्फ अपने घर वालों और अपने खानवादे वालों को नहीं, आने वाली नस्लों को भी उसी चीज़ की वसीयत करें, उसके लिए उनको इंस्पायर करें जो अच्छी बातें हैं, जो समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए होती हैं। अभी आपने गाज़ा का जिक्र किया, और यकीनन बीइंग अ ह्यूमन, अगर इंसान के सीने में दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ़ नहीं हो रही है गाज़ा के हालात देखते हुए, तो समझ लीजिए कि ऐसी ज़िंदगी मौत से बदतर है। ज़िंदगी मौत से बदतर है कि अगर इंसानियत का जज्बा नहीं है, उसके लिए कोई मज़हब नहीं देखा जाता, उसके लिए कोई ज़ात देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए कास्ट एंड रिलीजन माने नहीं रहते, उसके लिए लैंग्वेज माने नहीं रखती, बल्कि एक इंसान होना ज़रूरी है। अगर इंसान है तो सीने में दिल है और दिल में दर्द है, इंसानियत का दर्द है। सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक आमामूली से इंसान है, लेकिन उनकी ज़िंदगी नमाज सुबह से लेके और सब पंचवक्ता नमाजी भी, और अभी आपने जो दो तीन बातें सुनी, उससे क्या एहसास हुआ कि कितना इंसान पायस ज़िंदगी गुजार रहा था। उनके फैमिली नहीं थी, उन्होंने अपने भाई और उनकी फैमिली वालों को सबको बुलाया प्रेसिडेंशियल हाउस में, और बुलाने के बाद जितने दिन मेहमान नवाजी की उसका ख़र्चा अपनी जेब से दिया उन्होंने। हद ये है कि उन्होंने उतने दिन रहने का किराया भी अपनी जेब से दिया, प्रेसिडेंशियल हाउस में रहने का किराया। और इनके बड़े भाई जब हज करने गए तो वहाँ से फ़ोन आया कि सर आपके बड़े भाई यहाँ पर, आपकी उनकी फैमिली यहाँ पर हज करने आए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको प्रोटोकॉल दें। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप इन्हें कोई सरकारी प्रोटोकॉल ना दें, एक आम मुसलमान की हैसियत से वो हज कर सकें, बस इसमें जो आप सहूलत फराहम कर सकते हैं वो फराहम कर। ये है। और एक और बात, इनके भाई का पोता दिल्ली में जॉब कर रहा था जब आप प्रेसिडेंट हुए। आपके हम अभी मैंने बताया 34 रूम्स थे, देयर वर 34 रूम्स इन प्रेसिडेंशियल हाउस, बट ही ऑर्डर टू लॉक 34 आउट ऑफ देम। 36 में से उन्होंने 34 बंद करवा दिए, सिर्फ 2 कमरे, एक अपने लिए और एक मेहमानों के लिए लिया। तो उन्होंने अपने उस पोते को अपने यहाँ नहीं बुलाया रहने के लिए। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है, वो जॉब कर रहा था दिल्ली में, वो जॉब करता रहा, वो किराए के मकान पर रहता रहा, वहाँ नौकरी करता रहा, लेकिन उसको अपने यहाँ नहीं बुलाया। ये होता है कैरेक्टर, ये होता है किरदार। और दूसरी बात, विक्रम सिंह IPS, उन्होंने एक बार कहीं ये आए, मेहमान आए, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था, परेड हो रही थी फोर्स की, और परेड करने में जो ये DIG थे उस वक्त शायद, तो इनको जो शेक हैंड करना था प्रेसिडेंट का, जो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल ये कहता है कि नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स, आप अगर वो हाथ मिलाते हैं तो आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा उनसे हाथ नहीं मिलाना है। इन्होंने उनसे हाथ मिलाया। और हाँ, ये भी है कि जब अगर वो पकड़े हुए हैं, जो आपका जो बॉस है ऊपर वाला, जिसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अगर वो नहीं छोड़ता है तो आपकी मजबूरी है। तो कहने लगे इतनी देर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ सिर्फ नहीं पकड़ा बल्कि उस हाथ पकड़ने के दरमियान जो उन्होंने वर्ड ऑफ थैंक्स बोले,
इस तरह से बोले, इस अंदाज से बोले कि कहने लगे ये फ़र्क ख़त्म हो गया कि ये प्रेसिडेंट हैं और मैं DIG हूँ एक छोटे से फोर्स का। वो कहते हैं कि मैं जब भी उस चीज़ को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये होती, और यही इमाम मासूमी अलैहिस्सलाम की सीरत और सीरत तैयबा और उनके अखबार की रोशनी में जब किसी से सवाल किया गया कि ये बताइए कि बड़ा कौन है, जैसे हम और आप बड़ा समझते हैं, मेयार अलग से हैं, जिसका ओहदा बड़ा, जिसकी शोहरत ज़्यादा, जिसके पास दौलत ज़्यादा, जिसका मनसब ज़्यादा, जो जितना बड़ा हाकिम वो बड़ा है। हम तो यही समझते ना, जिसका मकान ज़्यादा महल्ले में, सबसे बड़ा मकान वो बड़ा, जो सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी से घूमता है वो बड़ा। नहीं नहीं, ये सब मेयार नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो अब उन्होंने कहा कौन बड़ा? कहा बड़ा वो है कि जिसकी महफिल में जब तुम जाओ तो तुम वहाँ पर अपने को छोटा ना महसूस कर सको, यानी जहाँ जाके आपको एहसास कमतरी हो जाए, इसका मतलब वो बड़ा नहीं है, बल्कि बड़ा वो है कि जहाँ पर जाए इंसान तो एहसास कमतरी के साथ, और जब आए तो एहसास बरादरी के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। वक़ाल उतलूबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन लफ्ज़ ज़बां से निकले तो दिलों तक के पहुँचे, लफ्ज़ ज़बां से निकले तो दिलों तक के पहुँचे। मेरी तकरीर में कुछ ऐसा असर भी देना, और गम दिए हैं तो मसर्रत के गोहर भी देना। ऐ खुदा तू मुझे लैलतुल क़द्र की मानिंद सहर भी देना। हाज़रीन महफिल, अज़ीज़ा ने गिरामी, नाज़िम जलसा और ये सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सरबराह और दीगर मुअज़्ज़िज़ मुतबर्रक हस्ती मोहतरम, उलमाए अहले शरीयत वल जमात, मैं आप सभी हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आप हजरात ने की इस इज़्ज़त अफजाई, इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया एहसान। मैंने जब सुना कि सज्जादिया एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम है तो मैं हज़रत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, फिर इत्तेफाक, महज इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक जिसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, जो श्रीमान हमारे राष्ट्रपति महोदय रह चुके हैं, 11 साल पर रहे हैं, 11वें हमारे राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब। अबुल फ़ाखिर साहब ज़ैनुल आबिदीन का भी लक़ब रखते हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी था, अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन। संस्था भी उसी को सम्मानित कर रही है, संस्था भी उसी को सम्मानित कर रही है, और करना भी चाहिए। बहुत ही मुख्तसर में तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि जैसा कि अभी हमारे हज़रत बयान कर रहे थे कि बड़ी सादगी थी, क़नात पसंदी थी, खुशू खुशू के साथ रहते, यकीनन रहते थे। इसी पे एक शायर ने कहा था कि, लेकिन वो अल्लाह के रसूल की शान में था कि कुल जहाँ की मिल्कियत और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहाँ की मिल्कियत और जौ की रोटी ग़िज़ा, शिकम की उस क़नात पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। हाज़िर महफिल, मुझे एक वाक़या याद आता है मुख्तसर में, और जनाब सैयद सज्जाद का वाक़या है। बीमार करबला जनाब सैयद सज्जाद को सारा सब कुछ मुख्तसर में बता रहा हूँ कि सब मामला होने के बाद, मार्का करबला होने के बाद, वो शाम से सफ़र हो जाने बाद मुकम्मल जब आप लोग मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो आदत के मुताबिक, हालात के हिसाब से जो आपका किरदार था, लंगर चल रहा था, लंगर चला रहे थे, और जनाब सैयद सज्जाद लोगों को खिलाने में मशगूल थे, क्योंकि इस किराने ने हमेशा खिलाया ही है, अहले बैत अतहार ने हमेशा खिलाया ही है और दुआएं दी हैं, खिलाया है, दुआएं दी हैं, लंगर कर रहे थे। अमन का, सुकून का पैगाम तो यहीं से निकलता है, हुसैन इब्न अली से। आलिम इस्लाम को बचाया है इसी ने। करबला तो एक ज्वालामुखी की तरह थी, एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था जो फूट करके अनकरीब सारे आलम इस्लाम को अपनी जद में ले लेता।
हुसैन इब्न अली ने और अहले बैत ने अपने खून से इसको ठंडा किया है। ये तो सारे आलम इस्लाम को अपनी ज़द में लेने वाला था। तो जनाब सैयद सज्जाद लंगर को तकसीम कर रहे थे, लंगर में खिला रहे थे, खाना चल रहा था। एक शख्स की नज़र पड़ जाती है जनाब सैयद सज्जाद के ऊपर। गौर से हज़रत सुनिएगा, एक शख्स की नज़र पड़ जाती है सैयद सज्जाद के ऊपर, वो देखने के बाद घबरा जाता है। एक जवान सा शख्स था, देखने के बाद जनाब सैयद सज्जाद को घबरा जाता है। खाना तो खा रहा है लेकिन घबरा गया, और इसी दरमियान सैयद सज्जाद की नज़र भी पड़ जाती है। वो हस्ती मोहतरम की नज़र पड़ती है और उसकी तवाज़ो और बढ़ा देते हैं। उसके ज़मीर ने उसको ललकारा, उससे रहा न गया। कहता कि आपने हुजूर मुझको पहचाना नहीं। हज़रत से कहता कि हुजूर आपने मुझको पहचाना नहीं। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने तुम्हें पहचाना है। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने तुमको पहचान लिया। वो कहता हुजूर पहचाना नहीं है मुझे आपने। क्या कि नहीं मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्या अगर पहचान लिया हो तो तवाज़ो ना करते, ये खिदमत ना होती, ये खुशू खुजू ना होता। तो हज़रत फरमाते हैं तो मेरे खून में शामिल है, ये तो मेरे खून में शामिल है। कहेंगे हुजूर आपने लगता पहचाना, कहेंगे मैंने पहचान लिया। कहते पहचान लिया। कहेंगे तुम बताओ। वो कहता हुजूर जब आप असीर बना करके मैदान करबला से दरबार शिम की तरफ ले जाए जा रहे थे, उस वक्त आप बाज़ारों से ले जाया जा रहा था आपका काफ़िला, मैंने आपके एक ढेला मारा था, मैंने आपके एक ईंटा मारा था, आपके मैंने एक ढेला मारा था, मैंने आपको देखा था, आपने मुझे देखा था, मैं वही हूँ ढेला मारने वाला। हुजूर आपने पहचाना नहीं पहचाना। कह लगा मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। लेकिन अब सुनो मामला क्या है, मैंने तुमको पहले ही पहचान लिया था। मैं तुम्हारे वहाँ आया था और तुम्हारा किरदार था जो तुमने पेश किया, तुम मेरे यहाँ आए हो, ये मेरा हुसैनी किरदार है। ख्याल पेश हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको मैं खुशामदीद करता हूँ कि आज ये इस कार्यक्रम में आप लोग आए और हमारी सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इतना खूबसूरत सा जलसा यहाँ पर हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जिनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, इनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। ज़ैनुल आबदीन नाम जो है वो हमारे चौथे इमाम का है, और हमारे चौथे इमाम जो हैं उनका किरदार ऐसा है कि शायद मुझे लगता है कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने उसी किरदार पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। और इनके वालिद एक नाविक थे। अब नाविक का काम क्या होता है? नाव चलाना। और वो नाव इस तरह से लेके चलता है कि वो उसका ज़िम्मेदार होता है, अब वो जिस दिशा में भी चाहे नाव को लेके चला जाए। इसी तरह अपने वालिद के किरदार पे चलते हुए एक नाविक के बेटे होने के बावजूद इन्होंने पूरे देश को, जिसमें इसरो और दीगर अलग अलग से संस्थाएं थीं, सबको ऐसी दिशा की तरह से लेके चले। ये उस नाव पर, ये भारत की नाव को लेके चले, क्योंकि प्रेसिडेंट थे वो उसके नाविक थे। प्रेसिडेंट ही हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो पूरे देश को ऐसी दिशा दी उन्होंने। जब वो राष्ट्रपति बने 2002 से लेकर के 2007 तक, वो 5 साल हमारे राष्ट्रपति रहे, और इस बीच में उन्होंने ऐसी दिशा दी, प्रथम बार जब चुने गए वो 2 साल के लिए, तो उन्होंने ऐसी दिशा दी कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ईमानदारी के मामले में हर जगह वो बहुत आगे थे। अब ये आप देखिए कि सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि आप बंद आँखों से सपने मत देखिए, खुली आँखों से सपने देखिए। और खुली आँखों से सपने देखने का क्या मतलब था उनका मतलब ये था कि आप जागते रहिए और सामने देखिए कि आप जो वर्तमान समय में जी रहे हैं उसके हिसाब से आप देश को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। आंखें बंद करके सो जाना अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी ईमानदारी और शराफत के साथ, और जो उन्होंने मैसेज दिया और जो कुछ भी उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए वो आज भी लाजवाब हैं। आज भी हिंदुस्तान का जो है वो सिर जो है पूरे विश्व में सबसे ऊंचा इसलिए है कि उनको हमारे एक ऐसे राष्ट्रपति मिले जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। आज उनकी एक किताब है। आप सोचने की बात है कि बात ये है
कि किस तरह से उन्होंने ये बात कही, फायर ऑफ विंग, विंग ऑफ फायर, आग के पर। हैरत होती है मुझे तो पूरे मेरे राष्ट्रपति में कहीं भी हिंसा की कोई भावना नहीं दिखाई दी। वो गांधी जी के भी उपासक थे, अहिंसा का पालन करते थे, मगर ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया अपनी किताब के लिए? इसलिए किया कि ये फायर जो है, ये आग जो है, ये एक उम्मीद की आग है, एक आशा की आग है, यह आपके अंदर जलना चाहिए। ऐसे पर इस्तेमाल कीजिए जो अग्नि की तरह बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अग्नि मिसाइल भी बनाई, पृथ्वी मिसाइल भी बनाई उनका कहना ये था कि आपके इरादे अग्नि के बने होने चाहिए। आप काम अग्नि लगाने वाला मत करें, आप देश में नफ़रत मत फैलाएं, बल्कि अपने किरदार से, अपने काम से आप इस तरह से और इतनी तेज़ी के साथ, आपके पास वक्त नहीं है, तेज़ी के साथ उसको करते हुए बिल्कुल अग्नि की तरह, जिस तरह की आग जो है वो कुछ मिनटों में सब कुछ जला के राख कर देती है, उसी तरह आप अपने अरमान, अपने इरादे इतनी बुलंदी पे ले जाएं और इतनी तेज़ी के साथ अपना काम करें कि आपका मकसद हल हो जाए। तो यहाँ अग्नि है आशा के लिए, यानी उम्मीद के लिए। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि गांधी को यहाँ के पढ़ने वाले लोग हमारे APJ अब्दुल कलाम जी को पढ़ें और समझें, और ख़ासकर बच्चों के लिए कि वो उनको अपना आदर्श बनाएं और धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सब कोई, और ये बात हकीकत है, उनके जनाजे में मैंने खुद देखा है, जब वो भी मरे हैं 2015 में, तो उस वक़्त यकीन मानिए कि बच्चे रो रहे थे और उसमें कोई धर्म जाति की बात नहीं थी। सब ने उनको खिराज अक़ीदत पेश की, और वो जो बच्चे थे वो हर धर्म के थे, वो इतना चाहते थे उनको। जो राष्ट्रपति अगर कुर्सियाँ उनकी ऊंची रख दी जाए तो मन से वो कुर्सी हटा कर कहें बराबर की कुर्सी रखिए, तो पूरी बात है कि हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन की ज़िंदगी पर उन्होंने पूरी की पूरी तरह अपनी ज़िंदगी निछावर की और गुज़र की। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़ैनुल आबदीन का एक नाम इमाम सज्जाद भी था। और मज़े की बात यह है कि हमारी सोसाइटी सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का नाम भी सज्जाद से शुरू होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे चौथे इमाम के नक्शे कदम पे चलते हुए इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे और अच्छाई को बढ़ावा देंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, देखिए अब्दुल कलाम साहब के ज़िंदगी के बारे में हम लोग क्या बात कर पाएंगे, एक सूरज को क्या चिराग दिखाया जाए। वो शख्सियत ऐसी जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऐसा रोशन किया, जिसको लोग डराते थे, धमकाते थे, उसने न्यूक्लियर पावर दे करके हिंदुस्तान की ऐसी पहचान बनाई कि आज हिंदुस्तान कोई आँख नहीं दिखा सकता। दुनिया के तमाम मुल्क अब आ कर के हमसे मशवरा लेते हैं। ये किसकी देन है? हमारे अब्दुल कलाम की देन है। अगर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो ऐसे ही तमाम लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हर लम्हे, हर पहलू सिर्फ उनका एक मकसद था कि हर इंसान शिक्षित हो जाए। और शिक्षित व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो मज़हब की दीवारों को तोड़ देता है। कोई मज़हब नहीं रह जाता है। फिर मज़हब ये हो जाता है कि इंसान एक इंसान बन जाए, और इंसान का मकसद क्या होता है? दूसरों की फलाह चाहना। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर के हमारे यहाँ तक के हमारे अब्दुल साहब, ये जो हमारे सज्जाद जिनका नाम था, तो उनके बारे में आप ये सोचिए कि जितनी भी काम किया है वो अहले बैत के पैटर्न पे किया है। कभी उन्होंने मज़हब का सहारा ना लिया। अगर मज़हब का सहारा ले रहे होते तो शायद इतना मकाम ना पा पाते, क्योंकि किसी मज़हब का एक फेवर करना यानी कि सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं। अगर आप हर कम्युनिटी को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की फलाह का काम कर रहे हैं। जो अल्लाह ने आपको मकसद दिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सही इंसान वही है जो मज़हब की दीवार को छोड़ करके हर इंसान के लिए भले की बात करे, वही सही इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया गया है। इत्तेफाक है कि हमारी कुछ अर्सा पहले जमाल साहब से मुलाकात हुई थी। उससे पहले मैं इनको नहीं जानता था। अक्सर दो एक बार मैं नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब और उनके बड़े भाई के साथ में राजभवन जाया करता था, तो वहाँ पर मुझे अक्सर 1 से 2 बार मेरी मुलाकात सज्जाद साहब से वहाँ हुई। एक यूँ ही ख़ास तौर से कोई मुलाकात नहीं थी, पर खाली यूँ ही दुआ सलाम हुई और उसके बाद बात वहीं पे ख़त्म हो गई।
उसके बाद में मेरी तंजीम के कई कार्यक्रम हुए, तो उसमें मैंने प्रेस के लिए प्रेस विज्ञप्तियाँ बनवाईं के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या प्रेस के लिए कि हमारे यहाँ कार्यक्रम में सब मौजूद रहें। तो मैंने सब यानी प्रेस वालों को वो अपनी प्रेस विज्ञप्ति भेजी, और मैंने ख़ास करके सज्जाद साहब को नहीं भेजी। कुछ अरसे बाद सज्जाद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं भेजी प्रेस विज्ञप्ति, जो मैं आपका कार्यक्रम जो हुआ था उसको मैं अपने पेपर में शाया करता, छापता। तो मैंने उनसे माजरत की कि आइंदा जो भी मैं प्रोग्राम करूंगा तो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से। तो मैंने उसके बाद से उनका नंबर लिया और व्हाट्सएप पे उनसे मैं हेलो हाय हुई, और उसके बाद से मेरी तमाम प्रेस विज्ञप्तियाँ, ये प्रोग्राम होते थे, ख़ासकर जो फैमिली मैटर हम लोग देखते हैं उसके बारे में मैं उनको भेजना शुरू किया, और उसके बाद में उन्हीं ने उनको छापना शुरू किया। जब इस हमारी इनसे शुरुआत हुई, लेकिन तकरीबन 1.5 साल से हुसैनाबाद ट्रस्ट से संबंधित तमाम यानी जो प्रोग्राम जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि तमाम मसलों के ऊपर जो यानी कि एक इंसानियत को जागरूक करते हैं, उसमें हमारे शाना बाशाना हमारे सज्जाद साहब रहे। उसी के बाद से सज्जाद साहब हमारे साथ में, नवाब साहब के साथ में, ये जो जितनी भी इन्होंने यानी कि जो कार्यक्रम हम लोग के साथ किए, ये हमारे कार्यक्रम में वो आए, तो लोगों ने उनसे कहना शुरू किया कि क्या आप सज्जाद साहब से कोई टाई अप हो गया है? जमाल साहब से, हाँ, जमाल साहब से क्या आपका कोई टाई अप हो गया है? लोगों ने कहना शुरू किया, यानी मजाक में, कुछ लोग हूटिंग में ऐसा करने लगे, जबकि वो सच्चे इंसान हैं और हर उस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं पहुंचने की जहां पे कोई इंसानियत को यानी कि आगे बढ़ावा मिल रहा हो, वहां वो जाते हैं। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वक्ता थे हमारे तमाम यानी बड़े भाई थे, मंजर साहब, मौलाना साहब थे, या हमारी संस्था के जो सरपरस्त हैं नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब हैं, मौलाना साहब हैं, काज़िम साहब हैं, जनाब का नाम क्या है, हाँ, हाजिम साहब हैं, उन्हीं ने, या जितने भी लोग यहाँ बैठे सब ने तकरीबन अपनी अपनी बात कह दी APJ अब्दुल कलाम साहब की तरफ से, और उनको भी मैं यानी कि अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और वो ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए जो कुछ भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ तमाम आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेड ऑफिस में सब लोगों से गुजारिश है कि APJ अब्दुल कलाम साहब को 2 मिनट का मौन रहूंगा श्रद्धांजलि। माशाल्लाह।